प्यारे परीक्षार्थियों, फिर से एक बार सभी का स्वागत है आज के इस जबरदस्त विज्ञान की सेशन पर सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज का दिन बड़ा ही शुभ है, बड़ा ही अच्छा है और इसी दिन के ऊपर जो है हमने आप सभी के लिए 51% का ऑफर सभी कोर्सेज के ऊपर रखा है। साथ में आप सभी ने जैसे डिमांड किया था उसी डिमांड के हिसाब से दानिश सर जी ने आप सभी के लिए एनसीईआरटी प्लस लुसेंट की बहुत बड़ी सीरीज लॉन्च की है। जैसे कि आप सभी से हमने वादा किया था कि इस बार टीचिंग परीक्षा में जो भी बच्चा पेड क्लास में एडमिशन लेगा उसका सिलेक्शन तो पक्का है ही, उसके साथ साथ हम जो तैयारी करेंगे आपको टॉप 100 में लाने के लिए, माने कि भाई साहब ऊपर तक पहुंचाना है आप सबको। यही वादे के साथ एक और वादा निभाते हुए हमारे दानिश सर ने आप सभी के लिए फिर से एक बार जीके जीएस के लिए, उसमें साइंस भी रहेगा, लुसेंट और एनसीईआरटी की सीरीज जो है अभी शुरुआत हो जाएगी आज से ठीक 5 बजे से। ठीक है, कल कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास नहीं हो पा रहा था पर आज पक्का होगा। ठीक है जी, सभी लोग तैयार है? चलिए बता देंगे सभी लोग कि कौन कौन तैयार है इस सीरीज के लिए। देखते हैं कौन कौन है, देखते कितने बच्चे हैं जिनको चाहिए कि उनके सिलेक्शन के साथ साथ वो टॉप 100 में आना चाहेंगे। और टॉप 100 में आने के बाद आप सभी को पता है क्या होने वाला है। आप सभी को भाई साहब जैसे कि वादा किया है, फिर से एक बार वादा, लैपटॉप मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? लैपटॉप मिलने वाला है और साथ में जितनी भी आपकी फीस है भाई साहब वो भी वापस मिल जाएगी। माने कि भाई साहब जॉब तो ले ही लो, उसके साथ साथ जॉब करने के लिए आपको जो लैपटॉप चाहिएगा वो भी मिल जाएगा। चलिए सभी लोग तैयार है, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की सेशन को। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर चीज कौन सी होती है। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है मैंने आप सभी को कल होमवर्क दिया था, है ना? सभी को मैंने होमवर्क दिया था और सभी लोग इसका आंसर भी करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा डायमंड। क्या रहेगा? डायमंड। कोई बता सकता है ये जो डायमंड माने कि हीरा है भाई साहब किससे बना होता है? किससे बना होता है? कोई बता सकता है? और ये बताएंगे कि ये धातु है या अधातु है? धातु है या अधातु है, ये भी बता देंगे सभी लोग। चलिए बताएंगे, है ना? सभी लोग बता देंगे। और डायमंड जो चमकता है भाई साहब, जो उसकी चमक होती है वो किसके वजह से होती है ये भी बता देंगे। सबसे पहली बात, डायमंड किससे बना है जी? डायमंड जो होता है भाई साहब आपका कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन। कार्बन जो दिखने में काला होता है, कैसे होता है? काला होता है। काला 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 हो गया गोरा। भाई साहब लगा ली इसने फेयर एंड लवली और कार्बन जो काला था हो गया गोरा, बन गया डायमंड। माने कि प्रेशर और टेम्परेचर में भाई साहब उसका कन्वर्शन किस में हो जाता है? डायमंड में। यही बात जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अभी आप कोयले हो, आपको मेहनत के भट्टी में जलना है, माने कि आपको खुद को तापमान देना है और प्रेशर झेलना है समाज का, फैमिली का, बैकग्राउंड का, अपने दोस्तों का, गर्लफ्रेंड का, बीवी का, पति का, पत्नी का, जिसका भी है वो प्रेशर झेलने के बाद ही भाई साहब आप डायमंड बनोगे। तभी जाकर आप में वो चमक आएगी। वो किसके वजह से होगी? आपने जो अंदरूनी मेहनत की ना उसके वजह से। उसी मेहनत को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई साहब बताओ? पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया, उसे बोलेंगे हाँ पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये होती है पढ़ाई, ऐसे रिलेट करके हमें पढ़ना है। कोयला, डायमंड, चमक। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद एक और बात आपने बताई नहीं कि डायमंड धातु है या अधातु है, ये तो बताई नहीं। आप बताइए क्या रहेगा? बिल्कुल ये रहेगा अधातु। क्यों? कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन आंसर देने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहे कार्बन के अलोट्रोप, जिसे हम बोलते हैं अपरूप। ठीक है, इसके बहुत सारे अपरूप है पर हमारे परीक्षा के लिए जो एनसीईआरटी में दिए है वो 3 अपरूप आपको याद रखने कार्बन के। पहला है आपका डायमंड,
दूसरा है आपका ग्राफाइड और तीसरा होता है आपका फुलरिन, जिसे हम बकीबॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकीबॉल बोलते हैं। डायमंड तो अभी हमने पढ़ लिया है। ग्राफाइड के बारे में कौन कौन बताएगा? ग्राफाइड ये कैसे होता है जी? सबसे पहली बात तो ये सॉफ्ट रहेगा। डायमंड हार्ड है तो ग्राफाइट कैसेगा? सॉफ्ट रहेगा। ये कैसे होता है? स्लिपरी होता है, माने कि फिसलन भरा होता है। और साथ में इसकी एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है कि ये विद्युत का बहुत अच्छा सुवाहक है, बहुत अच्छा सुवाहक है। ये बात जो है भाई साहब आपको हमेशा ध्यान में रखनी है ग्राफाइट के बारे में। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ में मुझे बता दीजिए ये डायमंड जो है वे विद्युत का सुवाहक है या नहीं है? जी नहीं, ये विद्युत का सुवाहक नहीं है, इसमें से करंट नहीं बहता। पर यही डायमंड, यही हीरा जो है ऊष्मा का सुवाहक है। कैसा है? ऊष्मा का सुवाहक है। ये भी आपको याद रखना है, ऊष्मा का सुवाहक है। और पता है कितना अच्छा सुवाहक है? इसकी जो सुवाहकता होती है ऊष्मा की, ये लगभग कितना? 5 गुना होता है। किसके? आपके सिल्वर से। सिल्वर माने कि हम जिसे चांदी बोलते हैं, उससे भी लगभग 5 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, ये बात हमने पढ़े है। उसके बाद ये फुलरिन जो है भाई साहब, ये बहुत हल्का होता है। और इसमें कितने कार्बन अगर होते हैं, इसका फार्मूला क्या से पूछा जाए तो आपको याद रखना है C60। क्या है? C60। अगर आपको पूछा जाए इस फुलरिन्स में, जिसे हम बक मिंस्टर फुलरिन बोलते हैं भाई साहब, या फुलरेंस बोला जाता है, इसमें कितने कार्बन होते हैं जी? 60 कार्बन होते हैं। ये आपको याद रखना है। इतने बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्लियर है यहाँ पे? ओके जी, चलिए आगे बढ़ते देखते इसका क्वेश्चन का आंसर कौन कौन करता है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डायमंड? डायमंड के बारे में कौन सा वाक्य जो है, कौन सा कथन सही है, योग्य है, और सही कथन कौन सा रहेगा? सभी लोग आंसर करेंगे। क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? क्या वो मेटालिक लस्टर होता है, माने कि उसको धात्विक चमक होती है क्या? उसके बाद सॉफ्ट नॉन मटेरियल है क्या? सॉफ्ट होता है क्या? उसके बाद उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है या कोई भी नहीं? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और मुझे पता था आप सभी लोग सही उत्तर दोगे, और सही उत्तर दे भी दिया है। इसका स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, जिसे हम चतुष्क फलक संरचना बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो बोला गया इसको मेटालिक लस्टर होता है, जी नहीं, ये गलत है। मेटालिक लस्टर क्यों होता है? ये होता है रिफ्लेक्शन के वजह से। किसके वजह से? रिफ्लेक्शन के वजह से। पर डायमंड में कौन सा होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसमें क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया है? ओके जी, आगे बढ़े। और ये भाई साहब सॉफ्ट होते क्या? नहीं, ये तो हार्डेस्ट मटेरियल है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया। और ये देखिए सभी के स्ट्रक्चर में आपको यहां पे बता रहा हूं, जैसे कि ये ग्राफाइड है ना, ये कैसा होता है? ये लुब्रिकेंट करके इस्तेमाल किया जाता है, पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है। ये गुड कंडक्टर होता है आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। उसी तरह से इसमें हनीकोम्ब स्ट्रक्चर होता है। हनीकोम्ब स्ट्रक्चर माने कि आपने मधुमक्खियों के जो छत्ते देखे होंगे, मधुमक्खी के छत्ते देखे होंगे, उन छत्तों के जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। आप देख पा रहे हो मधुमक्खी के छत्ते ऐसे तो होते हैं भाई साहब, है ना, ऐसे ही होते हैं, ऐसे जुड़ते जुड़ते जाएंगे। उसी तरह का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसके बाद ये डायमंड अभी हमने देखा टेट्राहेड्रल होता है, उसका ये फ्लोरेंस ये बॉल जैसे होता है। और कितने कार्बन होते हैं? 60 कार्बन होते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके नेचुरली ऑब्टेन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, 3 ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज नोन फॉर बीइंग एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? चलिए, कार्बन का ऐसा कौन सा एलोट्रोप है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जाना जाता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका। जल्दी जल्दी क्या रहेगा आंसर? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। कौन रहेगा? ग्राफाइट रहेगा। क्या रहेगा जी? ग्राफाइट रहेगा। और वही अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छा ऊष्मा का सुवाहक कौन है,
सबसे अच्छा ऊष्मा का सुवाहक कौन है? तो वो रहेगा आपका डायमंड। कौन रहेगा जी? डायमंड। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखिया। और फ्लोरीन का स्ट्रक्चर देखिए, इसके जैसे होता है। फुटबॉल देखा आपने? फुटबॉल, बस फुटबॉल के जैसा इसका स्ट्रक्चर है। फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, ये आपको याद रखना है। और जो फ्लोरीन होते हैं भाई साहब, ये नैनो ट्यूब्स बनाने के इस्तेमाल किए जाते हैं। नैनो ट्यूब्स, नैनो ट्यूब्स माने कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है ना, माने कि 10⁻⁹ जो होता है, उससे भी छोटी चीज अगर हमें बनानी है तो उस केस में नैनो ट्यूब्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। उसी तरह से अगर आपको सुपर कंडक्टर्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं? सुपर कंडक्टर्स बनाने हैं, तो उनमें भी फुलरिन का इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दो इस्तेमाल आपको याद रखने हैं। एक होता है नैनो ट्यूब और दूसरा होता है आपका सुपर कंडक्टर। क्या बनाए जाते हैं? सुपर कंडक्टर बनाए जाते हैं। और कोई मुझे बता सकता है कि अगर आपको सुपर कंडक्टर किसी चीज को बनाना है तो आपका तापमान कितना रहना चाहिए? तापमान कितना रहना चाहिए? इसकी अगर बात आपको नहीं पता है तो ध्यान में रखना है, वो होता है -273 केल्विन। कितना जी? 27, सॉरी 273 नहीं होता है, वो होता है आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। वो होता है आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर होता है। और वो कितना होता है? वो होता है 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान के ऊपर हम नैनो ट्यूब्स को सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बोलोगे सर ये सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर माने कि ऐसा सुवाहक, ऐसा सुपरमैन तो आपने सुना होगा ना, जो चड्डी पहन के ऐसे उड़ता है ना। सुपर कंडक्टर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस, माने कि इसका प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है वो जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक बार उसमें से आपने करंट को बहाया, अगर आपने उसमें से करंट को बहाया, वो करंट बहते ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। ये होता है आपका सुपर कंडक्टर। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, आगे अगर कभी मौका मिले तो आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फुलरिन? कौन सा मोस्ट कॉमन फुलरिन है जो इस्तेमाल किया जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। और जिन बच्चों ने लाइक और शेयर नहीं किया है भाई साहब, जल्दी से लाइक और शेयर कर देंगे, ताकि हम और बच्चों तक पहुंच सके और हमारा नॉलेज जो है उन तक पहुंचा सके, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो जाए, है ना। चलिए सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे, लाइक ठोक देंगे और शेयर भी कर देंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर कर दिया। इसका आंसर रहेगा C60। क्या रहेगा? C60। चलिए इसका आंसर कर देंगे, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द शेप ऑफ C60, जिसे हम फुलरिन बोलते हैं। फुलरिन को सबसे अच्छा आकार में वर्णन करने वाला कौन सा ऑप्शन है यहां पे? चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और आंसर भी करेंगे। क्या रहेगा इसका उत्तर? चलिए बताइए। पिरामिड रहेगा, क्यूब रहेगा, चलिए क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका सॉकर बॉल, जिसे हम फुटबॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? फुटबॉल बोलते हैं। ठीक है, ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, सभी लोग मुझे बताएंगे अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं जी। अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है? चलिए देखते कौन कौन आंसर करने वाले इसका। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? ट्वाइस द मास ऑफ बीटा पार्टिकल होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जस्ट लाइक हेलियम होता है, लोअर इन आयोनाइजेशन पावर होता है, क्या होता है? चलिए सभी लोगों ने आंसर कर दिया है, पर मुझे बता दूं, आपको बता दूं, आपका आंसर शायद गलत है। आंसर रहेगा हेलियम न्यूक्लियस। क्या रहेगा जी? हेलियम न्यूक्लियस रहता है। देखिए आप सभी को ध्यान में रखना है, ये अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या तत्व है जिसमें रेडियो एक्टिविटी माने कि रेडियो धर्मिता अगर देखी जाती है, उसमें से तीन प्रकार के कण बाहर निकलते, तीन प्रकार के रेज बाहर निकलती है। एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा और एक होती है गामा।
अल्फा की अगर बात करूं, अल्फा कोई हेलियम पार्टिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेलियम पार्टिकल बोला जाता है, और उनके ऊपर चार्ज होता है प्लस। कैसे होता है? प्लस होता है। और उसके बाद जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं भाई साहब, इनको इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं जी? कैसे होते हैं बताओ? ये होते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज होती है। कैसे होती है? नेगेटिवली चार्ज। और ये गामा पार्टिकल जो है भाई साहब, ये ना ही कोई पार्टिकल होता है और ना ही इसके ऊपर कोई चार्ज होता है। माने कि ये कैसे रहेंगे? चार्ज लेस रहेंगे। कैसे रहेंगे जी? चार्ज लेस रहेंगे। माने कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखते हैं किसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? अगर मैं बात करूं, ये जो गामा पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और सबसे कम होती है आपकी पार्टिकल अल्फा में। काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। अब मैं आपको अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कोई गोली है, ये गोली है ना, ये गोली है मेरे हाथ में। गोली मतलब खाने की गोली नहीं, वो मारने वाली बंदूक वाली गोली है। इसे मैं अगर ऐसे फेंक के मारूं तो क्या वो किसी इंसान के पेट में चली जाएगी? क्या इंसान को मार सकेगी? बिल्कुल नहीं मार सकेगी। पर वही अगर इस गोली को मैंने बंदूक में डाल दिया और बंदूक से अगर मार दिया भाई साहब, तो ये गोली जो है इंसान के आर पार चली जाएगी। पेन है, पता है मुझे, मैंने समझने के लिए बोला है पाखी जी, ठीक है। हाँ, तो ये आर पार चली जाएगी। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है, जिसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा है वो भाई साहब हानिकारक है, उनकी भेदन शक्ति ज्यादा रहेगी। और जिसमें गतिज ऊर्जा कम रहेगी उसकी भेदन शक्ति सबसे कम रहेगी। मतलब यह होता है कि इसमें अगर काइनेटिक ऊर्जा ज्यादा है गामा पार्टिकल में, तो इसकी भेदन क्षमता जो है, भेदन क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी। और अल्फा पार्टिकल में अगर काइनेटिक एनर्जी कमी है, गतिज ऊर्जा की कमी है, इसका मतलब इसका भेदन करने की जो क्षमता रहेगी वो कम रहने वाली है। और बीटा पार्टिकल जो है इन दोनों के बीच में है, वो ना ही ज्यादा और ना ही, हमारे बुद्ध भगवान के पथ चरणों पर चलने वाले हैं, मध्यम मार्ग। ना ही ज्यादा जाना है ना ही कम जाना है, सभी को सेटिस्फाई करते करते आगे बढ़ना है, वो है आपके बीटा पार्टिकल्स। यहां तक समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गामा किरणों के बारे में सही बोला गया है? चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। चलिए बताइए। गामा किरणें जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होते हैं अमॉन्ग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गामा रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। गामा रेज have lower energy than x-ray. Gamma rays are positively charged particle. चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। कोई डी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है। एग्जैक्ट आंसर क्या है जी? बहुत बढ़िया। चलिए देखिए डी बोल रहे हैं ना, क्या बात है। अभी मैंने बोला कि गामा किरणें भाई साहब कोई भी चार्ज नहीं होता है, और यहां पे आंसर आ रहा आपका डी। क्या बात कर रहे हो? अभी यार अभी हमने आपको बोला कि गामा किरणें चार्ज लेस होते हैं, माने कि ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है ना? ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव होता है, फिर भी डी कैसे बोल रहे हो? ये तो गलत हो गया ना। चार्ज लेस होता है, उसमें लोअर एनर्जी होती है क्या? नहीं, इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, काइनेटिक ऊर्जा होती है। माने कि ये भी गलत हो गया। गामा रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कौन होगा? जो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ना? ये दोनों भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है। इसका मतलब क्या? ये डिफ्लेक्ट होने वाला है क्या? नहीं। बचा कौन सा? यही है। इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। इसका मतलब क्या है जी? इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए मैडम क्यूरी, जिन्होंने यूरेनियम की खोज की थी, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी माने कि रेडियो धर्मिता को एक्सप्लेन किया था, उनकी डेथ गामा किरणों के वजह से ही हुई है ना? कहानी पता है आप सभी को? गामा किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणों के बारे में बताने वाले मैडम क्यूरी थे।
और उन्होंने जब खोज निकाला उसके कुछ सालों बाद उनकी डेथ हो गई। पता है क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर इतना काम कर लिया था कि ये गामा किरणें कितने बार उनके शरीर को भेद कर चले गए, और उनके वजह से उनका पूरा शरीर जो है भाई साहब वो पूरा नाकाम हो गया था, और उनके वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ये कहानी है उसके पीछे की, माने कि उसमें भेदन शक्ति सबसे ज्यादा रहेगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है, एक फार्मूला जो आपके आइंस्टाइन साहब जी ने बताया था, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। ये पता है ये न्यू माने क्या है? ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी माने की आवृत्ति है भाई साहब। अब मुझे बताइए, ये एच तो आपका कांस्टेंट हो गया, माने कि किसी भी तरंगों की अगर आपको ऊर्जा निकालनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ। माने कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा उसमें ऊर्जा भी रहती है, उतनी ज्यादा उसमें ऊर्जा भी रहती है, और ये रही ऊर्जा फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहने की वजह से। क्लियर हो गया है जी? सबको समझ में आ गया? जितने भी प्रॉपर्टीज बोलिए सभी कुछ आपको याद रखनी है, ठीक है? और आप देख पा रहे हो, अगर आप मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में से अगर आप बीटा, उसके बाद अल्फा और गामा को पास कर रहे हो, तो ये डायग्राम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आप देखोगे यहाँ पे जो अल्फा रेज है ये जो है नेगेटिव जो एंड होता है उसके तरफ जा रही। इसका मतलब क्या है? अब हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। माने कि ये अल्फा रेज अगर नेगेटिव साइड की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये कैसी है जी? ये पॉजिटिव है। ये कैसी है? पॉजिटिव है। उसी तरह से ये बीटा पार्टिकल या किरणें जो आपको दिखाई दे रही है, ये पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही है, उसको टर्न हो रही है, मुड़ रही है। इसका मतलब बीटा रेस कैसी है जी? नेगेटिव है। पर गामा किरणें जैसे आई भाई साहब वैसे चली गई, माने कि सीधे सीधे जा रहे। माने कि गामा के ऊपर कौन से चार्ज होते हैं? इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी का? कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्यों पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहा हूं, सबको समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन के पहले ये कुछ आयोनाइजेशन पावर वगैरह दिया है, पर उसके पहले ये डायग्राम देख लीजिए। मैंने भेदन शक्ति की बात की थी, तो सिंपल पेपर को भी भेद नहीं कर सकता है आपका अल्फा पार्टिकल, क्योंकि आपको बता था कि इसमें काइनेटिक एनर्जी माने की गतिज ऊर्जा बहुत कम रहती है। बीटा पार्टिकल उसको भेद कर छोटी सी जो शील्ड होती है आपकी मेटल की, वहां तक जाके रुक गया। पर ये गामा किरणें देखिए भाई साहब, पेपर को क्रॉस कर दिया, उसके बाद जो मेटल की शीट थी उसे भी क्रॉस करके भाई साहब अगली आगे बढ़ गया। मतलब इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, और इसी का मतलब क्या है? इसकी भेदन शक्ति, भेदन शक्ति जिसे हम क्या बोलते हैं? पेनेट्रेटिंग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनेट्रेटिंग पावर बोलते हैं। वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ स्टडी इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स? अगर विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जहां पे हम पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं, पंछियों के बारे में पढ़ते हैं? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका। क्या रहेगा? क्या वो मैमोलॉजी रहेगा, क्या वो ओंकोलॉजी रहेगा, ऑर्निथोलॉजी रहेगा, या पेडोलॉजी रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर कर दिया। इसका आंसर रहेगा आपका ऑर्निथोलॉजी। क्या रहेगा? ऑर्निथो। बाकी भी देख लेते, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए मैं एक एक कर बता रहा हूं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि जल्दी से टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, इसी तरह के हाई लेवल के क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए, पक्षी, पक्षी की स्टडी की जाती है ऑर्निथोलॉजी में। कैंसर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? पिछले 2 साल से बीपीएससी में कैंसर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है? तो कैंसर की पढ़ाई जिसमें की जाती है उसको बोलेंगे हम ऑन्कोलॉजी। क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजी। स्तनपाई जिसे हम क्या बोलते हैं जी? मैमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। मैमल्स की पढ़ाई की जाती है आपके मैमोलॉजी में।
किसमें? मेमोलॉजी में। उसके बाद मिट्टी माने कि सॉइल की पढ़ाई की जाती है किसमें? पेडोलॉजी में। किसमें? पेडोलॉजी। हड्डी की पढ़ाई की जाती है ऑस्टियोलॉजी में। झाड़ियों की पढ़ाई की जाती है डेंड्रोलॉजी में। और खून की पढ़ाई की जाती है हेमाटोलॉजी में। ये सभी के सभी ब्रांचेस आपको याद रखना है। ये जो टेबल है मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आज डाल दूंगा, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा साइंस बाय टीपी। क्या है जी? साइंस बाय टीपी। अगर किसी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालते रहते हैं, तो जल्दी से उसे भी ज्वाइन करके रख दीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें जो है आपको मिलती रहे, ठीक है? नोट्स मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग अभी, ठीक है? कैंसर की पढ़ाई जिस विज्ञान की शाखा में की जाती है उनको क्या बोला जाता है? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना। जी हाँ, डेंड्रा मतलब झाड़ी। बहुत बढ़िया। चलिए याद रखने के लिए कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, है ना? डेंड्रा मतलब झाड़ी। बहुत बढ़िया। सभी लोग इसका आंसर किए हैं जी। इसको बोलेंगे ओंकोलॉजी। क्या बोलेंगे? ओंकोलॉजी। क्लियर है? चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें मिट्टी की पढ़ाई की जाती है? चलिए बताइए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी है जी। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। और लाइक और शेयर भी कर देंगे। देखिए लाइक 500 550 बच्चे लाइव है और लाइक कितने हुए हैं देखो, आप खुद ही देखो, है ना? तो आपको क्या लगता है, लाइक बढ़ने नहीं चाहिए क्या? है ना? इतनी पढ़ाई कर रहे हैं भाई साहब, इतनी मेहनत कर रहे हो हमारे साथ। आंसर रहेगा पेडोलॉजी। मिट्टी। मिट्टी में क्या लगाते हैं? पेड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पेड़ लगाते हैं ना। तो क्या बोलेंगे? पेडोलॉजी। क्या बोलेंगे? पेडोलॉजी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के बारे में कमेंट बॉक्स में किसी ने आंसर क्वेरी पूछी थी। मैंने आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। और एक स्टूडेंट ने जो है, जो स्लैक लाइम होता है, लाइम वाटर होता है, इसके बारे में क्वेरी पूछी है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। स्लैक लाइम जिसे हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं, उसका रासायनिक रासायनिक संगठन क्या है? रासायनिक कंपोजिशन क्या है? क्या वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कि भाई साहब पानी होता है? बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे अच्छा वो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है ना। कुछ बच्चे इसका आंसर गलत कर रहे हैं जी। इसका आंसर रहेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या रहेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते हैं अनबुझा चूना। ये आपका अनबुझा चूना, है ना? अनबुझा चूना माने कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। इसका थोड़ा सा चक्र मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके जितने भी डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हम जब नेचुरली देखते हैं तो हमें मिलता है ये चूना पत्थर। इसे बोलेंगे हम चूना पत्थर। क्या बोलेंगे? चूना पत्थर। अच्छा, कोई है अपने ब्याच में जो बता सके कि हमारे देश में सबसे ज्यादा चूना पत्थर कहां पे मिलता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है बंदा कि सबसे ज्यादा चूना पत्थर कौन से राज्य में मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल, कत्था चूना। बस वही याद आता है आपको, ठीक है? चूना पत्थर, है ना? सफेद रंग के होते हैं और इनको बोला जाता है लाइमस्टोन। क्या बोला जाता है? लाइमस्टोन, जिसका फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या है? CaCO3। यह हो गया आपका चूना पत्थर। ये हो गया आपका चूना पत्थर। इसी चूना पत्थर को जब हम साहिबाब भाई साहब गर्म कर देंगे, क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होता है? इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भाई साहब इस तरह के आपके पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें? पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसे बोलेंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे जी? कैल्शियम ऑक्साइड, जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बोलेंगे हम अनबुझा चूना। क्या बोलेंगे जी? अनबुझा चूना, है ना? अनबुझा चूना। उसके बाद क्या करेंगे? इस क्विक लाइम में, जिसे हम अनबुझा या कैल्शियम ऑक्साइड बोल रहे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दो। थोड़ा सा पानी। देखिए,
दो विधियां होती है ना, दारू में पानी डालो या पानी में दारू डालो, उसी तरह का यहाँ पे। बहुत बढ़िया। झारखंड और राजस्थान में सबसे ज्यादा चूना पत्थर पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमें क्या करना है, इस चूने में पानी डालना है थोड़ा सा, तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा, माने कि वो थोड़ा सा मॉइस्चर पकड़ लेगा। और मॉइस्चर पकड़ने के बाद आप सभी को पता है, जब आपके घर में जो आप चूना लाते हो दीवालों को मारने के लिए, उसमें जैसे ही पानी डालोगे उसमें से गरम गरम जो है भाप निकलने लगती है, माने कि वो कैसी होती है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें कि आपका हीट बाहर निकलेगी, उष्मा बाहर निकलेगी, और ऐसा करने के बाद आपको स्लैक लाइम मिलता है। क्या मिलता है, स्लैक लाइम बोलते हैं, जिसे हम बुझा हुआ चूना, माने कि कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, क्या बोलेंगे उसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और ये रहा आपका स्लैक लाइम। और एक बच्चे ने पूछा था कि सर स्लैक लाइम और लाइम वाटर में क्या अंतर है। देखिए कितने सारे चूने हैं, है ना, चूना पत्थर हो गया, अनबुझा चूना, बुझा हुआ चूना, फिर आता है लाइम वाटर। लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, गूगल से अगर पूछोगे ना लाइम वाटर क्या है, तो भाई साहब आपको नींबू पानी थमा देगा। क्या थमा देगा, नींबू पानी थमा देगा। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं क्या बताने वाला हूं। हमने यहाँ पे क्या किया है, जो आपका क्विक लाइम है उस पे थोड़ा सा पानी इसे छिटक दिया, माने कि इसमें थोड़ा सा पानी चला गया तो ये अभी भी पाउडर फॉर्म में ही है ना, माने कि हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड क्विक लाइम मतलब होता है स्लैक लाइम। हाइड्रेटेड, इसमें पानी है क्या, बिल्कुल नहीं, ये पूरा ड्राई है, इसमें थोड़ा सा उसने मॉइस्चर पकड़ लिया तो बन जाएगा आपका स्लैक लाइम। पर इसी स्लैक लाइम को भाई साहब अगर आपने पानी में डाल दिया, माने कि एक बकेट पानी ली 10 लीटर की, उसमें जो है आधा किलो चूना डाल के भाई साहब घुमा रहे हो, और वो बन जाएगा आपका लाइम वाटर। क्या बन जाएगा, लाइम वाटर। और इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था, क्वेश्चन ये था, लाइम वाटर जो है इसमें से कौन सी गैस हम पास करेंगे जिससे कि लाइम वाटर भाई साहब दूधिया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, दूधिया। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, लाइम वाटर में से कौन सी गैस को आप पास करोगे ताकि वो दूधिया हो जाए। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। जी हाँ, खाने वाला चूना यही है, ये वाला स्लैक लाइम। खाने वाला चूना स्लैक लाइम होता है, ये वाला, ठीक है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। कौन सा गैस होता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया, ये पूरा चक्र समझ में आ गया है, सबको क्लियर हो गया है। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेता हूं ताकि आपके जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। राहुल जी टेलीग्राम बंद बंद नहीं होना है, सब अफवाह चल रही है, ठीक है, उतना टेंशन ना लीजिए। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बताइए, व्हाट गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, माने कि जब चूना पत्थर को हम गर्म करते हैं उसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है। चलिए बताइए इसका आंसर, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। चूना पत्थर को गर्म कर दिया तो कौन सी गैस बाहर निकली। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था ना, यहां पे आपको मैंने बताया था, जैसे ही आप चूना पत्थर को गर्म करना शुरू कर दोगे वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना बाहर शुरू हो जाएगी, ठीक है। माने कि आपका आंसर क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है सभी को। एक क्वेश्चन पूछूं आप सभी से, अगर मैंने किसी एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया, मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया, तो इसमें आपको कौन सी गैस मिलती है, इसमें आपको कौन सी गैस मिलती है, यही ऑप्शन आप सभी के। जल्दी से इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। एसिड और मेटल को अगर रिएक्ट करा रहा हो तो आपको भाई साहब कौन सी गैस बाहर निकलेगी, देखते हैं कौन कौन है। और बहुत बढ़िया, सभी बच्चे लाइक और शेयर भी करते रहेंगे, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ अभी सही उत्तर आ रहा है, इसका सही उत्तर क्या रहेगा, बहुत बढ़िया जी, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हो भाई जी, इसमें से निकलेगी आपकी कौन सी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी, और कैसे निकलती है, पप्पा 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 कहते कहते बाहर निकलती है, माने कि पॉप अप साउंड, पॉप पॉप पॉप। आवाज बताओ कैसे आती है, आवाज आई आपको, इसी तरह की, जिस तरह से
किसी खाली बर्तन में पानी की बूंद गिरती है ना, उसके बाद जो आवाज आती है, ऐसे पॉप अप साउंड है ना, पप पप वाला साउंड, वैसा आवाज निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया चूना पत्थर को, जिसे हम CaCO3 बोलते हैं, उसे क्विक लाइम में बदलने का सही तरीका रहेगा? चलिए बताइए कौन सी रिएक्शन हो रही है। अभी बताया मैंने आपको, अगर चूना पत्थर को हमें कन्वर्ट करना है स्लैक लाइम में, क्विक लाइम में, क्विक लाइम में, है ना, तो बताइए कौन सा रिएक्शन यहां पे सही रहेगा। चलिए सभी तरह के क्वेश्चन जैसे जैसे बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आओ, ताकि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो उसमें छूटना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करें इसका। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या रहेगा जी? CaCO3 को हम हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे, और हीट करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और क्या बनेगा? आपका क्विक लाइम बनेगा। क्या बनेगा? क्विक लाइम बनेगा। ये आपका सही उत्तर रहेगा, ये आपका सही उत्तर रहेगा जो हमने अभी देखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्या क्या रहता है जल्दी जल्दी। व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज एडेड टू द क्विक लाइम, माने कि जो आपका भाई साहब, हाँ, अनबुझा चूना है, उसमें अगर डाल दोगे, क्विक लाइम में अगर पानी डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा? पानी छिड़क लो, है ना, पान खाए सैया हमारो, गाना तो सुना होगा, तो वो अमिताभ बच्चन का गाना, अरे क्या नाम है वो, डॉन मूवी का, आपको याद है क्या वो डॉन मूवी का गाना, पान वाला? किसी को याद है? वो नहीं, क्या क्या नाम है उसका? खे के पान बनारस वाला, खा के पान बनारस वाला, है ना, खुल जाए बंद कल का ताला। ठीक है, तो वही ताला खुलने आया हुआ आप सभी का। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? सभी ने आंसर कर दिया, क्या बनेगा? स्लैक लाइम बनेगा। क्या बनेगा? स्लैक लाइम बनेगा। बहुत बढ़िया, वो तो गाना बराबर याद आया आपको, है ना, खाए के पान बनारस वाला। बाकी चीजें याद नहीं आती है आप लोगों को। चलिए कोई नहीं है, चलिए इसका आंसर कर देंगे। देखते किन किन लोगों का पान काम कर गया। पान तो खा लिया ना, अभी चबा भी लो उसको, मुंह में डाल दो। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। लाइम वाटर इज सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर। चलिए, चूने का पानी कब बनता है? चूने का पानी कब बनता है? किसको आप पानी में डालोगे? मैंने अभी अभी आपको बताया था, है ना। चलिए सभी लोग, बहुत बढ़िया। स्लैक लाइम को, किसे हमने, स्लैक लाइम जो होता है, स्लैक लाइम को, जिसका फार्मूला क्या है जी? CaOH ट्वाइस, है ना, ऐसा फार्मूला है। इसे आपको भाई साहब पानी में डाल देना है, पानी को इसमें नहीं डालना है, पानी में उसको डाल दो तो आपको मिल जाएगा, माने कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसे डालोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालोगे, और सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका। फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, सूडोपोडियम, देखिए ये सभी के सभी अंग जो है हमने पढ़ा है। ये कौन से जीव में पाए जाते हैं? ये आपको अमीबा में पाए जाएंगे। किसमें? ये अमीबा में मिलते हैं। और यहां पे पूछा गया है कि भोजन करने वाला, खाने वाला पूछा गया है, खाने वाला, पकड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर करेंगे सभी लोग। और देखिए यहाँ पे सभी लोग जो है, मैक्सिमम लोग गलत आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अमीबा में पाए जाते हैं सभी के सभी। फूड वैक्यूअल जो है वो खाने का काम करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसे पचाने का काम करेगा, और उसके बाद सूडोपोडियम जो है ये खाना पकड़ने का काम करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, सूडोपोडियम, है ना, अमीबा देखो इस तरह से घूमते रहेगा, अमीबा को आपने देखा होगा ना, इस तरह से कोई आकार नहीं होता। तो ये जो आपके अंग दिख रहे हैं ना, जो एक्सटेंड है, इसे बोलेंगे हम सूडोपोडियम। ये क्या है जी? आपके सूडोपोडियम है।
पोडियम है, इसका काम कौन सा है? ये खाने को पकड़ने का काम करेंगे, पकड़कर अंदर डाल देंगे। अंदर कहां पे डालेंगे? फूड वैक्यूल्स, ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं ये फूड वैक्यूल्स। वहां पर जाने के बाद खाना खाएंगे, वो उसमें से खाना खाएंगे, और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वकल होते हैं भाई साहब, उसको पचाने का काम करेंगे। तो आपका आंसर क्या रहेगा? उसने भोजन करने वाला अंग बोला है, तो वो रहेंगे फूड वैक्यूल। इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चों का, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोला है। अगर ये क्वेश्चन पसंद आया तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो एक बार, ठीक है, ताकि और आगे जाकर आपका मोए मोए ना हो। क्लियर है यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे इसका। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? माने कि सीधी सी बात है, बियर बनाने में मदद करते हैं। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। बियर बनाने में भाई साहब किसका इस्तेमाल किया जाता है? पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है, ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, या भाई साहब ये क्लब में नाचने वाली कवक है ना, डांस करेंगे भाई साहब, क्लब में नाचने वाली फंगी मानी की कवक है, कौन सा होता है? बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर किया ईस्ट। ईस्ट ये कौन से प्रकार का शोषण करते हैं? ये भी मुझे आंसर चाहिए। ये शोषण करने के बाद भाई साहब क्या बाहर निकलता है? इसका भी मुझे आंसर चाहिए। और इस शोषण में कितने एटीपी बनते हैं? ये भी मुझे आंसर चाहिए। ये सभी क्वेश्चन मुझे चाहिए, सभी सभी के आंसर चाहिए। सभी लोग एक एक कर कर कमेंट करेंगे। बताइए, ईस्ट में जिसे हम खमीर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खमीर, उसमें कौन से प्रकार का शोषण होता है? इसमें होता है भाई साहब आपका अवायवीय शोषण। कौन सा होता है? अवायवीय शोषण, माने कि इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता। किसमें? इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें क्या बनता है? इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा जी? इथेनॉल बनता है, ये आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ ये अवायवीय शोषण हो रहा है, मतलब कितने एटीपी बनेंगे? इसमें बनेंगे। क्लियर है सभी को? ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है, ये सभी बातें आपको ध्यान में। ये बातें मैंने पता नहीं कितने बार आपको रिपीट की है, और मुझे लगता है कि ये सभी बातें आपको याद होना चाहिए अभी तक, ठीक है। और एक बार सभी लोग मुझे बता देंगे किन किन बच्चों को ये सभी बातें मैंने जो बोली है सभी कुछ याद हो गया है। एक बार प्लीज हाथ ऊपर करके दिखा देंगे। मैं देखना चाहूंगा कितने आप ईमानदार हो खुद से कि जितने मैंने बातें बोली है वो सभी कुछ आपको याद हो गया है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बात याद होना चाहिए, है ना। अब देखिए, बियर कोई अलग बात नहीं है, ये भी दारू का ही एक प्रकार है ना, उसमें भी इथेनॉल होता है, उसमें भी इथेनॉल होता है। और बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं यही जानना चाहता था कि आपकी ये बातें जो है बहुत बढ़िया, ठीक है, ये सभी पीवाईक्यू ही मैं ले रहा हूं, ठीक है। चलिए, और ये पेनिसिलिन किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? चलिए, ये अगर आपको याद आ रहा है तो ये भी लिख दीजिए। ये पेनिसिलिन जो है, ये वो फंगस होती है, वो कवक होती है जो एंटी बैक्टीरियल दवा, है ना, दवा होती है, इसे बनाने में इस्तेमाल होती है। पेनिसिलिन एंटीबैक्टीरियल दवा होती है, ठीक है, इसे बनाने में भी हम किसका? फंगी का इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, क्लियर हो गया है। चलिए, एंटीबैक्टीरियल दवा है पेनिसिलिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करेंगे। ये देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, सभी को वार्न कर रहा हूं, भाई साहब थोड़ा आगे पीछे देखकर इस क्वेश्चन का आंसर करना। यहां पे क्या पूछा गया है, अच्छे से आंसर करना। पूछा गया है लाल रक्त कणिका वही जंतु कौन सा है? माने कि ऐसा एनिमल जिसमें रेड ब्लड सेल्स माने कि आरबीसी नहीं होती है, आरबीसी नहीं होती है, ऐसा जानवर कौन सा है? थोड़ा सा ध्यान से आंसर करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है भाई साहब, मैं बोल रहा हूं एग्जामिनेशन में आने के बाद लगभग 90% लोगों ने गलत किया था। जी हाँ बिल्कुल, तो सभी लोग इसका आंसर अच्छे से करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, एक बात तो तय है कि आप भाई साहब बीपीएससी टीआई 3.0 जो एग्जामिनेशन में बैठे बच्चे थे उनसे तो आप होशियार हो, ये तो आज प्रूफ हो गया। मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है, इसका आंसर रहेगा आपका केचुआ। क्या रहेगा?
केचुआ, मेंढक, सांप, सर्प माने कि सांप, उसके बाद पिकाक माने कि आपका मोर हो गया। इन तीनों में भी आपके आरबीसी होती है। पर मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि ये अर्थवर्म माने कि केचुआ, इसके रक्त का रंग कौन सा होता है, तो इसका आंसर आप कोई बता सकता है क्या? चलिए सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे। जी हां, 9th-10th के लिए भी रहेगा और 10वीं 11वीं 12वीं भी अगर पढ़ रहे हो उसके लिए भी ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उतने डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए बताइए इसका आंसर। केचुआ माने कि अर्थवर्म जो होता है उसके रक्त का रंग कौन सा होता है? अब देखिए भाई साहब, जैसे ही यहां पे आरबीसी नहीं है बोला है ना, मैक्सिमम बोल रहे सर सफेद रहेगा। देखिए ये गलतफहमी भी आपकी दूर कर देता हूं, इसमें भाई साहब लाल रंग होता है। ए भाई साहब, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कहां पे कूद जाऊं? सर बोला आपने आरबीसी नहीं होती, फिर इसका रंग लाल क्यों रहेगा? लाल क्यों रहेगा? क्योंकि जो लाल रंग होता है, लाल रंग होता है वो आरबीसी के वजह से नहीं, तो आरबीसी में मौजूद जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ना भाई साहब, उसके वजह से लाल रंग होता है। समझ में आया? दया, कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है। सबको समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, सबको समझ में आ गया है। याद रखना, ब्लड का रंग आरबीसी के वजह से नहीं भाई साहब, हीमोग्लोबिन के वजह से लाल होता है। और आपको मैंने बताया था कि जो ये जो केचुआ है, अर्थवर्म है, इसके ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या रहेगा भाई साहब, आपका हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और इसी के वजह से इसके खून का रंग कैसे होता है? रेड होता है। दया ने भाई साहब जोर लगाया और दरवाजा तोड़ने गया और उसका पैर ही फ्रैक्चर हो गया। ऐसी बात हो गई भाई साहब आज तो। सबको समझ में आ गया है? क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया। इसलिए बोला नहीं, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना? इंटरेस्टिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु शोषण करता है? प्राणी बोला गया है तो थोड़ा सा ध्यान से, है ना? तिलचट्टा माने कि कॉकरोच, फिश माने कि मछली, हाइड्रा और अर्थवर्म। देखते हैं इसका आंसर कौन करता है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। यहां पे मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं तिलचट्टा रहेगा। भाई साहब कॉकरोच जो होता है ना, उसके जो रक्त होता है, रक्त होता है, उसका रंग कौन सा होता है जी? ये होता है सफेद। कौन सा होता है? सफेद। कॉकरोच को मारने के बाद कभी उसके शरीर से खून निकला है? कभी निकला है क्या? उसका आपने कभी गर्दन काटा होगा, फिर भी कॉकरोच जिंदा रहता है। ठीक है, उसका रक्त होता है सफेद, मान कि उसमें कोई भी पिगमेंट नहीं रहेगा। आपका आंसर रहेगा हाइड्रा। क्या आंसर रहने वाला है? हाइड्रा। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या गड़बड़ हुई है। अब यहां पे इस चीज को जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये इस तरह से होता है, रेंगता है ना? ये हाइड्रा है। ये क्या है जी? हाइड्रा है। और आप देख पा रहे हो भाई साहब, ये हलचल कर सकता है। क्या कर सकता है? हलचल कर सकता है। तो बहुत लोग इसे भाई साहब, इसे जो है प्लांट समझते हैं। क्या समझते हैं? प्लांट। पर ये प्लांट नहीं है। ये क्या है? ये आपका एनिमल है। माने कि ये कौन सा है? ये जानवर है भाई साहब। ये आपको ध्यान में रखना है। पहला डाउट तो आपका यहां पे क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे निक्की कुमारी जी क्या बोल रही है कि हाइड्रा ये प्लांट होता है सी में। दी बिल्कुल, ये हाइड्रा एनिमल है। या हाइड्रा क्या है? एनिमल है, पानी में रहता है और छोटे छोटे जीवाणु को खाता है, कीड़ों को खाता है। हाइड्रा एनिमल। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख पा रहे हो, हाइड्रा के अंदर भाई साहब आर पार ऐसा छेद होता है, बीच में छेद होता है। ये क्या करेगा? ऊपर से भाई साहब ऐसे देखिए, हाइड्रा कैसे होता है आपको बताता हूं। ठीक है, ऐसे मुंह खोल के रहेगा तो सीधा पानी जो है उसके मुंह से आपके शरीर में जाएगा
और इसकी बॉडी जो है उसके बॉडी के अंदर होते हैं छेद, यहाँ पे क्या होते हैं, छेद होते हैं। और जैसे पानी अंदर गया और उन छेद में से वो बाहर निकलेगा, बाहर आया, अंदर आया और बाहर गया, ठीक है जी। हाइड्रा नाम का प्लांट भी होता है और एनिमल भी होता है, आपको याद रखना, ठीक है। वो आगे बताऊंगा, जब एनिमल किंगडम के ऊपर आऊंगा ना, उस टाइम पे एक एक बात आपको क्लियर हो जाए। बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में हमें पढ़ने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे जा रहा है, माने कि ये क्या हो रहा है जी, इसके अंदर इसे काटोगे तो इसके अंदर खून वगैरह कुछ भी नहीं होता है, इसके अंदर खून वगैरह कुछ नहीं होता है, कंप्लीटली होलो होता है बोतल की तरह, ठीक है। माने कि इसका आंसर आ गया आपका हाइड्रा, ठीक है। अब कुछ बातें आपको बतानी है, मैं आपको पूछने वाला हूं। देखिए, ये है आपका तिल चट्टा, जिसे हम बोलते हैं कॉकरोच। कोई बता सकता है, इस कॉकरोच के अंदर भाई साहब जो इनका दिल होता है ना, दिल, उसमें कितने चेंबर्स होते हैं? इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। उसी तरह से ये जो आपकी मछली है, मछली जल की है रानी, जीवन उसका है पानी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो स्वर्ग पहुंच जाएगी। इसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं दिल के अंदर, ये भी मुझे बता दोगे। उसके बाद ये कहां से सांस लेती है जी, ये देखिए आपके, ठीक है, इसे हम गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स बोलेंगे। और उसके बाद ये कॉकरोच कहां से सांस लेता है, ये भी आप मुझे बता दोगे। चलिए, इसका आंसर रहेगा स्पीराकल। आप इसके पेट के ऊपर जो है ये ऐसी 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 धारियां दिखते हो ना, धारियां, है ना, धारियां, इस धारियों में ही स्पिराकल होते हैं और वहां से वो सांस लेते हैं, ठीक है। और यहां पे इसके दिल के अंदर भाई साहब 13 चेंबर्स होते हैं। कितना? 13 चेंबर्स होते हैं। माने कि बोल सकते हो कि कॉकरोच के अंदर भाई साहब 13 हार्ट है। कितने दिल है? 13 दिल होते हैं। और मछली के अंदर कितने रहेंगे जी? 2 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 2 चेंबर होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन भाई साहब, ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी में पूछा गया है और इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में भी पूछा गया है। सभी लोग इसके आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी। सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर यहाँ पे पूछा गया है, कोई बच्चे का अगर हमें सेक्स जानना है और उसके अंदर एक्स एक्स नाम के क्रोमोसोम अगर होते हैं तो वो कौन रहेगा? बच्चा रहेगा या बच्ची रहेगी? बच्चा रहेगा या बच्ची रहेगी? बहुत बढ़िया, वो आंसर रहेगा आपकी वो गर्ल, माने कि लड़की रहेगी। क्या रहेगी जी? लड़की रहेगी। और वही अगर बॉयज के बारे में पूछा जाए तो उसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन जो है मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, पर उसके पहले ये बड़ी खबर आप सभी के लिए, आज शाम को हमारा लुसेंट और एनसीईआरटी का जबरदस्त सेशन होने वाला है। सभी बच्चे उसे अटेंड करेंगे और साथ में जैसे हमने वादा किया है कि इस बार आपका सिलेक्शन देना है, मतलब देना ही है, ठीक है। उसीलिए ये सेशन आप सभी के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद 51% ऑफर का भी सभी लोग लाभ ले लेंगे ताकि अपनी सिलेक्शन की तैयारी जो है वाईटी के ऊपर भी चल रही है, पर पेड क्लास में आपकी तैयारी 101% पक्का हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं एज ए होमवर्क। सभी लोग इस क्वेश्चन का होमवर्क में आंसर करेंगे और कल मिलते हैं फिर से, और शाम को भी मिलने वाले, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। चलिए।